नमस्ते दोस्तों, जरा रुकिए और आंखें को बंद करिए और सोचिए। आप सांस नहीं ले पा रहे हो। ऐसा लग रहा है कि जैसे कोई आपका गला धीरे धीरे दबा रहा है। यह डरावना है। यही अनुभव होता है जब किसी को अस्थमा का अटैक पड़ता है। लेकिन घबराइए नहीं। मैं राहुल कुमार आज इस वीडियो में बात करूंगा अस्थमा या दम्मा के कारण, लक्षण और घरेलू उपचार के साथ साथ स्टेप बाय स्टेप मेडिकल ट्रीटमेंट के बारे में। अस्थमा क्या है? अस्थमा को आसान तरीका से समझते हैं। अस्थमा को समझना बहुत ही आसान है। इसे ऐसे समझते हैं कि हमारा लंग्स एक पाइपलाइन की तरह काम करती है। जब पाइपलाइन में कोई ब्लॉकेज आ जाता है तो हमारी सांसें अटकने लग जाती है। यही अस्थमा है। मतलब हमारे लंग्स को सही मात्रा में ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाते हैं। अस्थमा एक क्रोनिक डिजीज है। ये लंग्स की एयरवे को इफेक्ट करती है। इसके पैथोलॉजी को समझते हैं, मतलब क्यों होती है और कैसे होती है और हमारे शरीर पे क्या बदलाव करता है। इसके 3 मुख्य कारण हैं। फर्स्ट, इन्फ्लामेशंस ऑफ एयरवे, वायु मार्ग में सूजन। अस्थमा में एयरवे की वाल में सूजन होती है क्योंकि इम्यून सिस्टम एलर्जी के प्रति ओवर रिएक्ट करता है। इसी कारण से एयरवे की वाल मोटी हो जाती है और सही मात्रा में ऑक्सीजन लंग्स तक नहीं पहुंच पाते। दूसरा, एक्सेसिव प्रोडक्शन ऑफ म्यूकस, अधिक मात्रा में बलगम बनना। एयरवे के अंदर स्थित गॉबलेट सेल जो अधिक मात्रा में बलगम और म्यूकस को बनाती है। इसके कारण सांस लेने में दिक्कत, घरघराहट और खांसी आती है। तीसरा, ब्रोंचोकंस्ट्रिक्शंस, इसमें एयरवे की वॉल नैरो हो जाती है जिसके कारण ऑक्सीजन और CO2 एक्सचेंज नहीं कर पाते हैं और सांस फूलना बढ़ जाता है। अब हम इटियोलॉजी मतलब कारण के बारे में जानते हैं। पहला, जेनेटिक, अनुवांशिक कारण। अगर किसी व्यक्ति के परिवार में एलर्जी या अस्थमा हो तो उसका खतरा बढ़ जाता है। दूसरा, इन्वायरमेंटल फैक्टर। फर्स्ट, एलर्जेंस, इसमें धूल, धुआं, जानवरों के बाल, फफूंदी, ये अस्थमा को बढ़ा सकता है। एयर पोल्यूशन, वायु प्रदूषण, इसमें दूसरा, प्रदूषित हवा जो अस्थमा के ट्रिगर को बढ़ा सकती है। तीसरा, कोल्ड एंड डंप एयर, सर्दियों में ठंड हवाओं के कारण अस्थमा बढ़ सकती है। तीसरा, लाइफस्टाइल फैक्टर, जीवन शैली। फर्स्ट, एक्सरसाइज इंड्यूस अस्थमा, कुछ केस ऐसे हैं जिसमें अधिक एक्सरसाइज करने से अस्थमा बढ़ सकता है। स्ट्रेस एंड इमोशनल फैक्टर, तनाव और भावनात्मक कारण, मानसिक तनाव और चिंता अस्थमा को बढ़ा सकता है। तीसरा, स्मोकिंग एंड अल्कोहल, धूम्रपान और शराब के कारण अस्थमा बढ़ सकता है। चौथा, इन्फेक्शन। फर्स्ट, बैक्टीरियल इन्फेक्शंस, कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जिनके कारण हमें अस्थमा बढ़ सकता है। दूसरा, वायरल इन्फेक्शन, कुछ बच्चों में रीनो वायरस और इन्फ्लुएंजा वायरस के कारण अस्थमा ट्रिगर हो सकता है। पांचवा, ऑक्यूपेशनल रिस्क फैक्टर, कुछ खास स्थानों पर काम करने से अस्थमा बढ़ सकता है। फर्स्ट, डस्ट एंड केमिकल, धूल और रसायन, निर्माण क्षेत्र, कृषि और रसायन उद्योग में काम करने वाले लोगों को अस्थमा का अधिक खतरा होता है। दूसरा, एलर्जन एक्सपोजर, लैब, फार्मास्यूटिक्स और बेकरी में काम करने लोगों को अस्थमा का अटैक बढ़ सकता है। आइए हम इनके लक्षण के बारे में जानते हैं। फर्स्ट, सांस लेने में परेशानी, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीदिंग, अस्थमा होने पे व्यक्ति को सांस लेने में कठिनाइयां होती है, खास करके वह जब दौड़ता है या मेहनत करता है। दूसरा, घरघराहट की आवाज, घरघराहट एक आवाज होती है जब व्यक्ति सांस छोड़ता है तो एक सीटी जैसी आवाज निकलती है। यह एयरवे को सिकुड़ने के कारण होता है। खांसी, कफ, अस्थमा में अक्सर खांसी आती है। यह सुबह शाम और ठंड हवाओं के कारण खांसी लगातार आती रहती है। यह खांसी बलगम या सूखी खांसी होती है। चौथा, चेस्ट टाइटनेस, सीने में जकड़न, अस्थमा के कारण सीने में दबाव महसूस होता है जैसे कोई भारी सामान सीने पे रख दिया हो। फिफ्थ, अस्थमा अटैक, जब लक्षण अचानक से बढ़ जाती है और सांस लेने में बहुत मुश्किल हो जाते हैं। आइए हम डायग्नोसिस के बारे में जानते हैं। फर्स्ट, फिजिकल एग्जामिनेशंस, पहले डॉक्टर स्टेथोस्कोप से सीने की दबाव और सीने की आवाज सुनने की कोशिश करता है। इससे यह पता लगता है कि सांस लेने में क्या दिक्कत हो रही है। दूसरा, पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट। फर्स्ट, स्पायरोमेट्री टेस्ट, यह एक मशीन है। इसमें आपको एक मशीन में पूरी ताकत लगाकर सांस को खींचना और छोड़ना पड़ता है। इससे पता लगता है कि लंग्स
कैसे काम कर रहा है और कितना % काम कर रहा है। अगर आपके लंग्स अच्छी तरह से काम नहीं कर रहे हैं तो ये अस्थमा का खतरा है। फर्स्ट, ब्लड टेस्ट। इसके अंदर हीमोग्लोबिन, WBC, ESR, इसिनोफिल काउंट, IgE एंटीबॉडी के बारे में पता चलता है। दूसरा, स्किन टेस्ट। इसमें कुछ एलर्जन को स्किन पे रखा जाता है और देखा जाता है कि क्या रिएक्शन स्किन पे ये एलर्जन कर रहे हैं। चौथा, चेस्ट एक्सरे। चेस्ट एक्सरे से हम लंग्स के एल्वेओली के बारे में सही से पता करते हैं। आइए हम घरेलू उपाय के बारे में जानते हैं। पहला, शहद और गर्म पानी। क्या आपको पता है शहद हमारे लंग्स के लिए वरदान है। 1 गिलास गर्म पानी लें, उसमें 1 चम्मच शहद मिलाएं और दिन में 2 बार पिएं। लंग्स को पूरी तरह से ये साफ कर देते हैं। दूसरा, अदरक। अदरक सिर्फ चाय की स्वाद को नहीं बढ़ाता है, यह अस्थमा को भी कम करता है। अदरक को छोटे छोटे टुकड़े या चूर करें, इसे गर्म पानी में डाल दें और ठंडा होने पर पिएं। यह एंटी इन्फ्लेमेटरी की तरह काम करते हैं और लंग्स एयरवे के सूजन को कम कर देते हैं। तीसरा, लहसुन का जादू। 2 या 3 लहसुन की कलियां लें, गर्म दूध में डालें और रात में सोने से पहले पिएं। यह आपके बलगम को साफ करने में मदद करते हैं और लंग्स को मजबूत बनाते हैं। चौथा, भाप लेना। दोस्तों, आपको पता है भाप लेने से तुरंत राहत मिलते हैं। गर्म पानी लें, 1 चम्मच नमक डालें, सर पे तौलिया ले करके 5 से 10 मिनट भाप लें, इससे आपको तुरंत राहत मिल जाता है। पांचवा, हल्दी और दूध। हल्दी में एंटीसेप्टिक और एंटी इन्फ्लेमेटरी के गुण हैं। 1 गिलास गर्म दूध में चुटकी भर हल्दी डालें और सोने से पहले पिएं। छठा, तुलसी और शहद की चाय पिएं। तुलसी और शहद अस्थमा के लिए वरदान है। इसे कैसे इस्तेमाल करें? 5 से 6 तुलसी पत्ता लें, इसे गर्म पानी में डालें, उसके में 1 चम्मच शहद मिलाएं। ये अस्थमा के लक्षण को कम करते हैं और इसे पिएं। तुलसी लंग्स को आराम दिलाता है और शहद गले को आराम दिलाता है। आइए हम ट्रीटमेंट के बारे में जानते हैं। हमने ट्रीटमेंट को 3 भागों में बांटा है। फर्स्ट, माइल्ड ट्रीटमेंट। सेकेंड, पर वीक में 3 बार से ज़्यादा अस्थमा अटैक आते हैं और ब्रोंचोडायलेटर फेल हो जाते हैं। थर्ड, लगातार अस्थमा अटैक आते हैं पर डे। अगर आपको ब्रोंचोस्पाज्म है तो ब्रोंचोडायलेटर बीटा 2 एगोनिस्ट लेते हैं। फर्स्ट, टैबलेट या कैप्सूल या सिरप के फॉर्म में। टैबलेट सिरप अस्थालिन 4 mg TDS में लेते हैं या इमरजेंसी में। इसके अंदर साल्ट है, साल्बुटामोल। टैबलेट या सिरप में डेरिफाइलिन 150 mg, इसे TDS में ले सकते हैं। इसके अंदर साल्ट है, थियोफाइलिन। टैबलेट बेरिकेनाइल 5 mg, ये TDS में ले सकते हैं। इसके अंदर साल्ट है, टर्ब्यूटालिन। अब हम इसको इनहेलर के भी फॉर्म में ले सकते हैं। स्थालिन इनहेलर, ये 1 से 2 पफ दिन में 4 बार ले सकते हैं। इसके अंदर साल्ट है, साल्बुटामोल। इन दवाइयों से कोई रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है और अटैक लगातार हो रहे हैं तो हमें फर्स्ट नेबुलाइजेशन की जरूरत है, जिसमें हमें अस्थालिन योड्यूलिन से भाप लेना है सुबह शाम। इंजेक्शन डेरिफाइलिन 2 ml IM IV रूट के थ्रू पेशेंट को दे सकते हैं अल्टरनेट डे पे। अगर इसके बाद भी आपको रिलीफ नहीं मिल रहे हैं तो इंजेक्शन एमिनोफाइलिन 10 ml 20% ग्लूकोज में IV रूट के थ्रू स्लोली दे सकते हैं। इंजेक्शन इफकोरलिन 200 mg IV रूट के थ्रू पेशेंट को दे सकते हैं। इसके अंदर साल्ट है, हाइड्रोकोर्टिसोन, सोडियम सक्सिनेट। अगर पेशेंट एडल्ट है तो इंजेक्शन एड्रेनलिन 0.5 ये सबक्यूटेनियस में लगा सकते हैं। स्टेप 2 ट्रीटमेंट के बारे में जानते हैं। इसमें आपको वीक में 3 बार से ज़्यादा अटैक आ रहे हैं, हमें स्टेरॉइड इनहेलर रेगुलर लेना चाहिए ताकि हम ब्रोंचोस्पाज्म से बच सकें। बैकलेट इनहेलर 100 mcg 1 से 2 पफ दिन में टोटल 4 बार ले सकते हैं। इसके अंदर साल्ट बेक्लोमेथासोन है। और ब्यूडेट इनहेलर 100 mcg 1 से 2 पफ दिन में 4 बार ले सकते हैं। इसके अंदर साल्ट है, ब्यूडेसोनॉइड, ये ग्लूकोकोट्रिकोइड है। और साथ में टेलकास्ट 10 mg 1 टैबलेट रात में ले सकते हैं। इसके अंदर साल्ट है, मोन्टेलुकास्ट।
स्टेप 3 मेडिसिन ट्रीटमेंट के बारे में जानते हैं। पर डे हमें लगातार अस्थमा अटैक आ रहे हैं तो हमें बीटा 2 लॉन्ग एक्टिंग एगोनिस्ट की तरफ जाना चाहिए। और फोर्टेक इनहेलर 1 से 2 पफ दिन में 3 बार ले सकते हैं। इसके अंदर साल्ट फॉर्मेट्रोल है। ये साल्ट को अब हम कॉम्बिनेशन के भी फॉर्म में ले सकते हैं और ये मार्केट में अवेलेबल होते हैं। सेरोफ्लो इनहेलर, इसके अंदर साल्ट है सेलमेट्रोल और फ्लूटिकासोन। फोराकोट इनहेलर, इसके अंदर साल्ट है फॉर्मेट्रोल और बिडोसोनाइड। आइए अब हम इनहेलर को सही तरीका से यूज करने के लिए आपको बताते हैं। कई लोग इसमें गलतियां करते हैं, इसके कारण सही मात्रा में मेन इंग्रेडिएंट लंग्स तक नहीं पहुंच पाते। पहले हमें इनहेलर को हिलाइए, मुंह के पास लाइए और गहरी सांसें लीजिए। सांस रोकें ताकि सही मात्रा में दवाई आपके लंग्स तक पहुंच पाए। दोस्तों, अस्थमा कोई रुकावट नहीं है। इसे सिर्फ सही जानकारी, सही इलाज और लाइफस्टाइल से कंट्रोल किया जा सकता है। याद रखें, अस्थमा को तभी हरा पाएंगे जब आप सही तरीका से कदम उठाएंगे। अगर ये वीडियो आपके लिए मददगार साबित होती है तो अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें। शायद आपकी एक शेयरिंग से किसी की जान बचा सकती है। और हेल्थ से जुड़ी हुई जानकारी के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपके लिए और दमदार हेल्थ टिप्स वीडियो लाते रहेंगे।